हेलो क्लास, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून और गुड नाइट। जो बोलना है आप बोल सकते हैं। और मज़े की बात है कि मैं व्योमकेश, आपका मैथ एजुकेटर। आज कंटेंट डिस्कशन के बाद फर्स्ट क्लास हम लोग डिस्कस कर रहे हैं रियल नंबर। क्या नाम है चैप्टर का? रियल नंबर। रियल नंबर में एनसीईआरटी सीबीएसई बोर्ड के लिए यह है पहला चैप्टर। तो मैं व्योमकेश आपके अपने प्लेटफॉर्म आर रिवीजन और हम सबके इस ऑनलाइन स्कूल में आपका स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में रियल नंबर्स, जो आपकी किताब में फर्स्ट चैप्टर है क्लास 10th का मैथ्स बुक, तो टुडे वी विल डिस्कस द फर्स्ट चैप्टर। तो लेट्स रिव्यू द चैप्टर। आइए बताते हैं कि चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है, और आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक अच्छे से देखिए ताकि आपका कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। सबसे पहले बता देते हैं कि क्लास 10th में जो फर्स्ट चैप्टर मेरा रियल नंबर है उसमें क्या क्या है। तो इस चैप्टर में हम लोगों को एक ओवरव्यू देना है। तो नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं, देखते हैं ओवरव्यू में क्या क्या है। देखिए, सबसे पहले हम लोगों को रियल नंबर का डेफिनेशन पढ़ना था। तो रियल नंबर का डेफिनेशन मैं आपको अभी बताऊंगा 2-4 सेकंड में। इसमें 2 पार्ट आएगा, एक पार्ट ए है, इसका दूसरा पार्ट बी है, जिसमें कि फर्स्ट पार्ट और फर्स्ट सेकंड पार्ट दोनों आपने पढ़ा हुआ है। क्लास 8 में आपने यूक्लिड लीमा और यूक्लिड एल्गोरिथम और उस पर बेस्ड जो क्वेश्चंस आप देख रहे हैं, ये बस एक नाम है जो कि नया है। लेकिन जब हम चैप्टर पढ़ाएंगे तो आपको लगेगा अरे ये तो 4 क्लास में हम किए थे, ये 5 क्लास में हम किए थे, बस वहाँ पे करते थे और यहाँ पर प्रोसेस को भी लिखते चलेंगे। अब दूसरे पार्ट की बात करते हैं। तो दूसरे पार्ट में क्या है मेरा कि रैशनल नंबर है। दूसरा पार्ट क्या है मेरा? रैशनल नंबर है। रैशनल नंबर में रैशनल नंबर क्लास 7 में पढ़े, 6 में पढ़े, 8 में पढ़े, 9 में पढ़े, वही रैशनल नंबर यहाँ पर भी उसी टाइप का कुछ पढ़ना है। तो वहाँ पर रैशनल नंबर का क्वेश्चंस बनाएंगे, रैशनल नंबर का डेफिनेशन लेंगे, थोड़ा सा रैशनलाइजेशन का क्वेश्चन भी आएगा इसमें, और उसके बाद जो है हम लोग इर्रेशनल नंबर के कैटेगरी पर चलेंगे। इर्रेशनल नंबर क्या है, नहीं है, कितना है, नहीं है, कितना सवाल बनाना है, इर्रेशनल नंबर को प्रूव कैसे करेंगे, इस टाइप का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। पूरे चैप्टर में हमारे पास यही पार्ट है। रियल नंबर के बाद जो हम चैप्टर को बांटे हैं वो देखिए कैसे कैसे है। यहाँ पर देखिए, रियल नंबर का जो पार्ट ए है हमारा, उसमें हमको 3 पार्ट पढ़ना है। एक यूक्लिड डिवीजन लीमा क्या होता है उसको पढ़ेंगे, उसके बाद यूक्लिड का एल्गोरिथम डिवीजन मेथड क्या है उसके बारे में जानेंगे, देन उस पर कुछ सवाल बनाएंगे। ये फर्स्ट पार्ट है। तो आज जो हम लोग डिस्कशन करेंगे, पहले फर्स्ट पार्ट पर डिस्कशन करेंगे, देन पार्ट बी अगले वीडियो में आएगा। तो लेट्स स्टार्ट, चलिए देखते हैं। तो हमारा जो फर्स्ट पार्ट है जिसमें कि हम रियल नंबर के बारे में कह रहे हैं, तो उसमें सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि यहाँ पर जो हमने रियल नंबर की बात कही है वो रियल नंबर क्या होता है। हमारे पास नंबर सिस्टम में 3 टाइप के नंबर्स थे, अभी भी हैं। एक रियल नंबर होता है, एक इमेजिनरी नंबर है और एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो इफ यू विल get in the class 11, then you will discuss the complex or a imaginary number. Here we will discuss only the real number. हम लोग इस क्लास में सिर्फ 10th क्लास में रियल नंबर के बारे में पढ़ेंगे, और इमेजिनरी और जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो क्लास 11th में आपको मैथ्स में मिलेगा। रियल नंबर का वो हिस्सा दुनिया में जितनी भी पॉजिटिव वैल्यूज है, निगेटिव वैल्यूज जिसको कि हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं रियल नंबर्स के हिसाब से, रियल नंबर का पार्ट में सारा नंबर जितना आप पढ़े वो सब रियल का पार्ट है। इवन से लेके ऑड, प्राइम से कंपोजिट, रैशनल, इरेशनल, ये सारे रियल नंबर्स के पार्ट हैं। रियल नंबर के फर्स्ट पार्ट यूक्लिड डिवीजन लीमा पर अब हम चलते हैं। देखिए, तो यूक्लिड डिवीजन लीमा में मैं आपको बता दूंगा, उसके पहले आप देखिए कि यूक्लिड डिवीजन लीमा जो मेरा है उसमें हमको यूक्लिड डिवीजन लीमा के में लीमा क्या है पहले इसके बारे में पढ़ेंगे, फिर यूक्लिड का डिवीजन क्या होता है वो पढ़ेंगे, यूक्लिड डिवीजन का एल्गोरिथम क्या होता है वो पढ़ेंगे, देन सवाल है। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, और यहाँ से आपका मेन कंसेप्ट स्टार्ट है। कहता है क्या लीमा क्या होता है। लीमा क्या होता है? लीमा का मतलब होता है कि लीमा इज अ प्रूवन स्टेटमेंट। लीमा एक ऐसा प्रूवन स्टेटमेंट है जिसको प्रूव करने की आवश्यकता नहीं है, यानी कि यूज फॉर प्रूविंग स्टेटमेंट।
स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए लीमा का प्रयोग किया जाता है। यानी लीमा एक मेथड है जिससे हम स्टेटमेंट को प्रूव करते हैं और इसको प्रूव करने के लिए किसी की भी जरूरत नहीं है। अब यूक्लिड डिवीजन लीमा का क्या मतलब होता है? तो यूक्लिड डिवीजन लीमा का मतलब है कि कोई भी दो नंबर, ध्यान दीजिएगा कि फॉर एनी टू गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स, कैसे इंटीजर्स? पॉजिटिव इंटीजर्स। इफ यू नो अबाउट द इंटीजर देन यू विल क्लियर दिस कंसेप्ट। यदि आप इंटीजर जान रहे होंगे तो आपको ये समझ में अच्छे से आएगा। तो इंटीजर्स का मतलब क्या होता है? क्लास 7 में इंटीजर्स है, 8 में भी था थोड़ा सा। इंटीजर्स का मतलब होता है कि ऑल पॉजिटिव और नेचुरल नंबर्स, काउंटिंग निगेटिव नंबर जिसको हम कहते हैं काउंटिंग नंबर्स, और पॉजिटिव और निगेटिव नेचुरल नंबर्स इंक्लूडिंग जीरो या होल नंबर को हम इंटीजर्स कहते हैं। तो यहाँ पर किस इंटीजर की बात हो रही है भाई? तो पॉजिटिव इंटीजर्स की बात हो रही है। यानी कोई भी जो पॉजिटिव इंटीजर है, जैसे हमारे पास दो इंटीजर्स यहाँ पर हमने लिया हुआ है, एक है a, दूसरा है b, देयर एग्जिस्ट यूनिक होल नंबर्स q एंड r सच दैट, कहता है कि इन दोनों के साथ कुछ और भी रिलेशन है। a और b को जब डिवाइड किया गया, कैसे किया गया? तो a b q r के फॉर्म में डिवाइड किया गया। हम अभी डिवाइड करके आपको बता रहे हैं, बस आप पहले कंसेप्ट का जो स्टेटमेंट है उसको समझ लीजिए। जहां बोला गया कि 0 से r जो होगा वो बड़ा होगा और b जो है वो r से छोटा, मतलब b जो है r से बड़ा होगा और b बड़ा वैल्यू है, 0 से बड़ा होगा r का मतलब यहाँ पर रिमाइंडर है। ये कंसेप्ट आपने बचपन में पढ़ा है, डिविडेंड बराबर डिवाइजर मल्टीप्लाइड बाय कोएफिशिएंट देन ऐड रिमाइंडर, ये वैल्यू हमने पढ़ा हुआ। इस पर एक एग्जांपल लेते हैं और इसको भी हम आपको समझाते हैं, ये जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है। तो चलिए नेक्स्ट पेज पे, यहाँ पर एक एग्जाम्पल भी लिया हुआ है। तो एग्जाम्पल को पढ़ने से पहले जरा सा हम इसको यहाँ पे समझते हैं। क्या बोला कि a बराबर बी क्यू प्लस आर को बताइए, यही ना कह रहा है। यानी कि a में b से डिवाइड किया तो क्वोशिएंट के रूप में q और रिमाइंडर के रूप में r बना। और ये वही कंसेप्ट है आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर मल्टीप्लाइड बाय क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, है ना। आप कोई भी नंबर ले लीजिए, जैसे हम लेते हैं 107, ठीक है, हम क्या लिए 107 और इसको हमको डिवाइड करना 21 से, तो 21 5 जा कितना हुआ 105, देन इसको जब सॉल्व किए तो 2। अब इस यूक्लिड लीमा के हिसाब से क्या होगा? तो 107 इक्वल्स टू 21 मल्टीप्लाइड बाय 5 देन प्लस 2, ये जो वैल्यू है मेरा वो हो गया यूक्लिड लीमा, ठीक है। के मेथड से हमने यहाँ पर लिखा, जो कि ये जो केस है मेरा ये बता रहा है इस कंसेप्ट को, ये डिविडेंड, ये डिवाइजर, ये क्वोशिएंट, देन ये रिमाइंडर, यही है यूक्लिड लीमा का कंसेप्ट जो यहाँ पे हमको देखने को मिल रहा है। अब ये तो मैं आपको एक वर्बल छोटा एग्जांपल लेके बताया, इसी में क्वेश्चन का पैटर्न चेंज करता है। चेंज का पैटर्न क्या होता है? क्वेश्चन इस तरह से दे देगा, क्या देगा कि अ नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 73, क्या है नंबर? कहता है एक नंबर है, कौन सा नंबर है हमको पता नहीं है, जिसको 73 से डिवाइड किया जा रहा है। इट गिव्स 34 एज अ क्वोशिएंट, यानी 34 उसका क्वोशिएंट है और रिमाइंडर जो है उसका क्या है 23। तो कहेगा कि फाइंड द नंबर, ये वाला वैल्यू क्या है? तो आप कहेगा सर ये तो बहुत इजी है, बना सकते हैं, एकदम आराम से बनेगा कि डिविडेंड बराबर डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। अब डिविडेंड तो हमको पता नहीं है, तो हम क्या करेंगे 73 मल्टीप्लाइड बाय 34 अब प्लस 23 कर देंगे। यहाँ पर जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो सॉल्व करने के बाद एकदम मल्टीप्लिकेशन है और कुछ नहीं, 73 इंटू 34 जो मेरा है वो पूरी क्या है, ये मल्टीप्लिकेशन है। और आप इसको जब मल्टीप्लाई कीजिएगा यहाँ पर 73 को 34 से, तो मेरा एक वैल्यू आएगा जिसमें रिमाइंडर हमको फाइनली ऐड करना पड़ेगा। तो जब हम रिमाइंडर की बात करेंगे यहाँ पर, जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने के बाद 2482 समथिंग आएगा, देन 23 जब हम इसमें ऐड करेंगे तो जो भी नंबर यहाँ पे आया मेरा वही नंबर मेरा जो है क्या हो जाएगा फाइनल वैल्यू यहाँ पर 27
0.05 जो मेरा आ रहा है वो नंबर जो है, माफ कीजिएगा 25 होगा, 27 लिखा गया यहाँ पर, 2505 होगा, स्लिप ऑफ पेन हो गया, ठीक है। तो ये जो है मेरा वैल्यू इस तरह से यूक्लिड लीमा है। अब इसको कहता क्या है कि एल्गोरिदम लगाइए। देखिए यहाँ पर दो पार्ट हम अभी डिस्कस किए, एक तो ये सवाल लिए थे, इसमें ये यूक्लिड लीमा क्या है और यूक्लिड लीमा बता दिए, यानी कि ये वाला पार्ट हम पूरा पढ़ लिए, ये पार्ट मेरा हो गया। लेकिन यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम क्या कहता है, अब देखिए एल्गोरिदम के बारे में चलते हैं। अब देखिए यूक्लिड एल्गोरिदम क्या है उसके बारे में समझिए, क्योंकि मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है कि आपको समझाना है, ठीक है। एल्गोरिदम एक कंसेप्ट है, कहता है क्या कहता है, देखिए कि एन एल्गोरिदम इज अ सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप्स व्हिच गिव्स अ मेथड फॉर सॉल्विंग अ सर्टेन टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स। ये एक एल्गोरिदम एक मेथड है जिसमें हम किसी भी सवाल को बनाते हैं। इसी में जब हम यूक्लिड डिवीजन लीमा को अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, कहता है क्या, द एचसीएफ ऑफ अ टू गिवन पॉजिटिव इंटीजर a एंड b where a is greater than b then following steps are followed। यानी a बराबर bq प्लस r पहला लगाएगा यहाँ पर, ये वाला स्टेप। इसमें अगर डिवाइड करने के बाद हमारा रिमाइंडर 0 हो गया तब तो एचसीएफ ऑफ ab जो है वही b हो जाएगा मेरा। हम अभी एग्जाम्पल लेंगे, आप घबराइए मत, ये स्टेटमेंट आपको पहले बता रहे हैं। इसके बाद यदि रिमाइंडर हमारा 0 नहीं होता है तो अप्लाई द डिवीजन लीमा मेथड को लगाइए, ठीक है। और ये प्रोसेस तब तक चलेगा जब तक रिमाइंडर 0 नहीं होता है। यानी कहने की क्या बात हो गई, एग्जाम्पल के आधार पे ही हम समझ लेते हैं। एक सपोज करिए दो नंबर है 25 एंड 51, इसमें कहेगा एल्गोरिदम लगाइए, तो आपको क्या कहा, देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल देखिए कि एचसीएफ ऑफ टू गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स a एंड b, तो लगाइए। देखिए 50 हम यहाँ पर से हटा रहे हैं, 51 50 लिखते हैं अभी तब तक, फिर एग्जांपल चेंज करेंगे। एग्जांपल में क्या हो गया कि 25 एंड 50 है, आप सीधा सीधा 25 में 50 को डिवाइड कीजिएगा, 25 दूना 50, कट गया यानी कि रिमाइंडर मेरा 0 आया। अब इस केस में अगर हम a बराबर बी क्यू प्लस आर का कंसेप्ट को फॉलो करा दें तो यहाँ पर क्या होगा, 50 बराबर 2 गुने, माफ कीजिएगा 25 गुने 2 जोड़ r, 0 हो गया। यानी जैसे ही r यहाँ पर 0 हुआ, यानी ये एचसीएफ ऑफ ए बी, यानी मेरा a और b, यही दो नंबर था ना एचसीएफ, a और b, यही दो नंबर एचसीएफ था, जिसको यहाँ पर कंसेप्ट में क्या कह रहा है कि द if a and b with a the following steps, यानी एचसीएफ of a b is b, यहाँ कहा ना b, देखिए एचसीएफ of b is b कह रहा है यहाँ पर। इस केस में हम चलेंगे कि जैसा ही रिमाइंडर ये 0 हुआ तो मेरा b 50 और ये 25 का एचसीएफ यहाँ पर मेरा 25 हो जाएगा, यानी 25 से ही पूरा डिवाइड हो गया। a और b आप किसी को भी ले सकते हैं, वो a b नंबर लिया है, आपका ये एचसीएफ होना चाहिए, एचसीएफ का मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होना चाहिए। लेकिन अगर सपोज करिए कि ये यहाँ 0 नहीं हुआ, यहाँ पर यूक्लिड डिवीजन करंट लगाने के लिए हम लगा देंगे, आपको स्टेप बता देंगे। यहाँ पर सपोज कीजिए कि 0 नहीं हुआ, 106 डिवाइडेड बाय 21 ले रहे हैं, कितना ले रहे हैं 21, कितना से कितना 106 डिवाइडेड बाय 21। अगर ये 5 से डिवाइड कर रहे हैं कितना हो रहा है मेरा 105 हो जा रहा है, यहाँ पर 1 आया। यूक्लिड डिवीजन लीमा के अकॉर्डिंग क्या हुआ, फर्स्ट स्टेप 106, 21 गुने 5 प्लस 1, ये हो गया। अब हमारा सेकेंड स्टेप यहाँ पर काम कर रहा है, देखिए क्या, क्योंकि r जो है 0 के बराबर यहाँ पर नहीं आया, तो हम तब तक इसको करते रहेंगे जब तक मेरा r 0 नहीं हो जाएगा। तो अब हम r 0 वाले कंसेप्ट को कैसे करेंगे, उसको समझने के लिए सबसे पहले आपको ये देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि हमारा जो कंसेप्ट है, यानी ये वाला जो पार्ट है 106 में 105 हम डिवाइड किए, जिसमें r 0 नहीं हुआ, तो वो क्या कह रहा है, देखिए कहा कि जैसे ही ये r 0 नहीं हुआ, यहाँ देखिए वहां पर लिखा हुआ है ना अप्लाई द डिवीजन लीमा मेथड। अब लीमा मेथड को इसमें हम अप्लाई करेंगे, कैसे अप्लाई कर रहे हैं, क्या है अप्लाई करने का मेथड, उसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं अच्छे से। तो अप्लाई करने का कोई बड़ा मेथड नहीं, आप इसको डिवाइड करिए, तब तक डिवाइड करिए
जब तक ये प्योर कंप्लीटली डिवाइड ना हो जाए। यानी सिंपल HCF निकालना है तो HCF अब किसका निकलेगा, जैसे ही आप यहाँ 1 लाए तो ये वाला नंबर जो है इधर आ जाएगा और इसको कटा दीजिएगा 21 बार में कट जाएगा, यानी HCF 1 हो गया। HCF 1 हो गया, R इसका 0 हो गया, यहाँ पर हुआ ना। कोई भी जो दो नंबर है, मान लीजिए हम एक एग्जांपल और लेंगे अभी, R इसका 0 हो गया, जैसे R 0 हो गया तो HCF 1 हो गया। इसी को यूक्लिड कहता है, मतलब एल्गोरिदम प्रोसेस में कहता है कि लिखिए। तो फर्स्ट स्टेप हमने यहाँ लिख दिया, सेकेंड स्टेप आप यहाँ पर लिख सकते हैं 21 बराबर 21 गुना 1 जोड़ 0 हो गया 0 मेरा। रिमाइंडर को 0 करना है। एक एग्जांपल और लेते हैं यहाँ पर, देखिए समझने के लिए। कहेगा कि 45 एंड 60 को यूक्लिड डिवीजन लीमा लगाइए। आप बोलिएगा सर सीधा तो HCF निकालना है, लीमा लीमा क्या बोल रहे हैं आप? नहीं, बुक का जो लैंग्वेज है उसके अकॉर्डिंग हम बोल रहे हैं। तो 45 को 60 के हिसाब से सॉल्व आउट करेंगे। तो 45 को 1 बार में 45 हुआ, देन ये 15 आया। तो फर्स्ट स्टेप इसका आप क्या लिखिएगा यूक्लिड डिवीजन लीमा के अकॉर्डिंग? तो फर्स्ट स्टेप होगा 60 इक्वल टू 45 इंटू 1 प्लस 15, ये हुआ स्टेप 1, ठीक है। और स्टेप 1 में मेरा रिमाइंडर 0 नहीं हुआ। जैसे ही रिमाइंडर 0 नहीं हुआ तो आप इस पे लीमा का मेथड नेक्स्ट स्टेप अप्लाई कीजिए। अब आप इसको क्या कीजिएगा, तो 15 को, देन ये जो मेरा डिवाइजर है वो यहाँ के डिविडेंड बन जाएगा, और 3 बार में जब इसको लगाएंगे तो 45 में 15 हो गया। यानी स्टेप 2 जो मेरा आया वो मेरा हुआ 45, यही डिवाइजर में डिवाइडेंड हो जाता है, और क्या हुआ 15 इंटू 3 प्लस 0, ये हो गया स्टेप 1 एंड स्टेप 2, ठीक है। जैसे ही रिमाइंडर हमारा 0 हुआ, फाइनली लिखेंगे विद द हेल्प ऑफ लीमा HCF ऑफ 45 एंड 60 इज 15, ठीक है। यही सवाल है। इस टाइप का बहुत सारा सवाल आपको मिलेगा, आप उसको बनाइए, कहीं आपको दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि इस सवाल को ज्यादा कुछ नहीं है, ये प्रोसेस लिखना जरूरी है। ये अगर आप प्रोसीजर को लिखते हैं तभी आपको एग्जाम में मार्क्स मिलेगा। आप बोलेगा सर सीधा तो HCF निकालना, हाँ सीधा HCF ही निकालना है, लेकिन ये स्टेप लिखना पड़ेगा और ऊपर में लिखना पड़ेगा यूजिंग यूक्लिड एल्गोरिदम व्हेन R कैन नॉट इक्वल टू 0। ये लाइन आप यहाँ पर, मैं समझाने में लिख नहीं पाया, यहाँ पर आप लिखेंगे तब इसको स्टेप को लिखेंगे तब ये आंसर होगा आपका। इस तरह से आपको 2 मार्क्स का या 3 मार्क्स का ये क्वेश्चन है। हम नेक्स्ट किताब के लिए किताब का एग्जाम्पल ले रहे हैं, तब आपको हम बता रहे हैं। देखिए अगले स्टेप में होगा एक क्वेश्चन लिया हुआ है मेरा, देखिए ना, कहता यूज यूक्लिड एल्गोरिथम टू फाइंड द HCF ऑफ 272 एंड 1032। तो 272 और 1032 का इसको यूक्लिड डिवीजन लीमा के मेथड से लेना है। तो फर्स्ट स्टेप शुड भी क्या करेंगे, हम इसको डिवाइड करेंगे, यानी HCF निकालेंगे। तो जब हम HCF निकालते हैं तो उस केस में हमारा क्या निकलता है उस पर हम बात करते हैं और हर एक स्टेप को लिखते हैं। तो चलिए बनाते हैं। तो 272 था, तो वहां से हम क्या किए 1032। अब इसको आप कैसे क्या कीजिएगा वो आप देखिए, आपको सिंपल डिवाइड करना है। तो जब हम फर्स्ट स्टेप डिवाइड करेंगे, आप लोग भी डिवाइड कीजिए। जब आप फर्स्ट स्टेप डिवाइड करिएगा तो हमको फर्स्ट स्टेप में क्या पता करना है कि यदि ये रिमाइंडर 0 हो गया तो इस दोनों का HCF, ये जो होगा छोटा बड़ा जो भी होता है HCF, इन दोनों का जो HCF होगा वो HCF उसका आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर ये केस बराबर 0 के नहीं हुआ, यानी कि 0 नहीं आया, तो उस केस में हम क्या करेंगे, तो उस केस में हम क्या करेंगे, अब जैसे इसको डिवाइड करेंगे तो 3 बार में 816 के लगभग होगा। अब फिर जब आप इसको घटाइएगा तो 216, फिर 272 आएगा, फिर एक बार में जब लगाएंगे तो 216, 12 में 6 गया 6, ठीक है। और हमारे पास 6 में गया 5, 56 आएगा आई थिंक, ठीक है। फिर 56 को हम क्या कर रहे हैं, फिर यहाँ 216 से डिवाइड कर रहे हैं। तो जब आप 56 को 216 से डिवाइड करिएगा तो जो केस आएगा, अब देखिए हम नेक्स्ट सवाल बना लिए, आपको बता नहीं पाए, यहाँ पे समझ लीजिए क्या है कि ये जो फर्स्ट स्टेप आया स्टेप 1, 1032 इक्वल्स टू 272 मल्टीप्लाइड बाय 3 प्लस 216, यही यहाँ पर चेक करना है
ये देखिए रिमाइंडर 0 नहीं ना हुआ यहाँ फर्स्ट स्टेप में, तो आप लीमा को लगाइए और स्टेप 2 इसका बताइए। स्टेप 2 भी हमने ऑलरेडी निकाला हुआ है, हम बताए थे आपको कि ये वाला जो डिवाइजर है वो डिविडेंड बन जाएगा। तो 216 1 प्लस 56, देखिए टिल अभी भी इसका जो वैल्यू है रिमाइंडर 0 नहीं हुआ है। तीसरा स्टेप में चलते हैं। चलिए 56 से जब हम इसको 56 को हम 216 से जब हम डिवाइड करेंगे तो वैसे केस में क्या आएगा मेरा, वहां पर 3 बार में आप इसको डिवाइड कीजिए, तो 3 बार में जब डिवाइड कीजिएगा 48 आएगा, फिर 56 से कीजिएगा तो 1 आएगा, फिर 48 करेंगे तो 8 आएगा, और फिर 48 को करेंगे तो 6 बार में ये पूरा कटेगा और वैल्यू यहाँ पर 0 आएगा। यानी कि स्टेप 3 इसका क्या हुआ, स्टेप 3 मेरा था यहाँ 216 का, तो 216 इक्वल टू 56 इंटू 3 प्लस 48। फिर 48 वाले केस में हम आए, माफ कीजिएगा 48 नहीं होगा, अब ये वाला केस मेरा यहाँ से चेंज कर देते हैं, 56 आएगा। स्टेप 4 है यहाँ पर, तो 56 इक्वल टू 48 इंटू 1 प्लस 8। अब फिर लास्टली फाइनल 5th स्टेप में 48 इक्वल टू 8 इंटू 6 प्लस 0। जब तक ये 0 नहीं आएगा ये प्रोसेस चलते रहेगा और स्टिल चलते रहेगा। इस तरह का जितना क्वेश्चन है सारा क्वेश्चन आप बना सकते हैं। आपको हो सकता है 2 वैल्यू दे, कहीं पर 3 दे दे, कहीं पर 4 वैल्यू दे दे, सेम प्रोसीजर लगाएंगे। रियल नंबर का जो पार्ट बी है वो है मेरा रैशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि रैशनल नंबर हम लोग कई क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, 7 में भी पढ़ा, 8 में भी पढ़ा, 9th में भी पढ़ा। उसी पार्ट को यहाँ पर थोड़ा सा रिव्यू करके और आगे बढ़ जाना है। इरेशनल वाले पर मेन फोकस करना है, जिसमें कि हम आपको यहाँ पर √2 एक इरेशनल नंबर है, प्रूव किया हुआ स्टेटमेंट है, बस उसको समझा देंगे आपको अच्छे से ताकि आप समझ जाइए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला स्लाइड जो इसमें है हमारा कि रियल नंबर वाले पार्ट में हमने रैशनल नंबर को देखना है। तो चलिए देखते हैं रैशनल नंबर क्या है। तो रैशनल नंबर का डेफिनेशन आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि अ नंबर विच इज इन द फॉर्म ऑफ p बाई q, ठीक है, जहां q 0 के बराबर नहीं होगा और p और q जो है एक दोनों इंटीजर्स होंगे, यही हमने पढ़ा था। अब रैशनल नंबर में टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर और रिपीटिंग रैशनल नंबर की बात करना है। टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर का मतलब यहाँ पर यह है कि ऐसा रैशनल नंबर जिसका डिनोमिनेटर यानी कि p बाई q जब लिखते हैं तो उस केस में मेरा q जो है वो q फैक्टर होना चाहिए 2 पे पावर m मल्टीप्लाइड बाय 5 पे पावर n के, ठीक है। इस केस में आइदर q 2 पे पावर m मल्टीप्लाइड बाय 5 पे पावर 0 और 2 पे पावर 0 5 पे पावर m, ये तीनों केसेस होने चाहिए, यानी कि 2 और 5 के फैक्टर्स में होगा, बस इतना समझना है। और रिपीटिंग रैशनल नंबर में क्या होता है, कोई भी जो रैशनल नंबर इसमें होगा जब हम q से p में डिवाइड करेंगे तो वो रेकरिंग वाले केस में आ जाएगा। जैसे 0.3 है, हम 9 को डिवाइड कर रहे हैं 3 से और देते चले जा रहे हैं, बार बार यहाँ पे चलते जा रहा है, डिवीजन हो रहा है। हम एक एग्जांपल एक लेके उधर अभी आपको बताएंगे। उसका नॉन टर्मिनेटिंग इरेशनल नंबर का पार्ट है। तो इरेशनल नंबर के पार्ट में वो सारे नंबर्स जिसको डेसिमल फॉर्म में लिखें और जो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग के फॉर्म में आ जाए, ठीक है। तो नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग क्या है, तो अगला स्लाइड चलिए उसमें बताते हैं। पहले सवाल कि अब एक तो सवाल इसमें लेके देखेंगे कि विदाउट एक्चुअल डिवीजन पे होता है कि नहीं। तो इस सवाल को बताने से पहले हम थोड़ा बेसिक क्लियर कर दें। टर्मिनेटिंग का एक आध तो सवाल हम लोग ले लेते हैं। यहाँ पर टर्मिनेटिंग का 1-2 सवाल लेंगे ताकि समझ में आ जाए। टर्मिनेटिंग किसको कह रहे हैं, यानी सपोज कीजिए कि 13/80 एक नंबर है और इसको बिना डिवीजन किए बताना है, या आपको बताना है कि यह जो नंबर है वो मेरा रैशनल नंबर है टर्मिनेटिंग के फॉर्म में। तो आपको बस कुछ नहीं करना है, 80 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर देना है। यानी कि 80 को प्राइम फैक्टराइजेशन हम लोग जैसे करते हैं, ठीक है, ये कर दिए
जैसे ही आप करेंगे तो 2 पे पावर 4 इंटू 5 पे पावर 1 है, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा 2 पे पावर 4 और 5 पे पावर 1 है, ऐसा केस में। तो ये जो केस था वो क्या था, 13 पे पावर 2 पे पावर 4 इंटू 5 पे पावर 1 है, जो कि मेरे टर्मिनेटिंग वाले वैल्यू से यानी डेफिनेशन से मिलता जुलता है। यही है मेरा टर्मिनेटिंग कि 2 पे पावर m और 5 पे पावर n जो है होना चाहिए, जिसमें अगर कोई वैल्यू, एक एग्जांपल और ले रहे हैं, जैसे लिखता 13/16 रहता, तो यहाँ पर 13/2 पे पावर 4 हो रहा है लेकिन 5 पे पावर 0 है। तो यानी कि आप कह सकते हैं कि 13/16 वाले केस में 13/2 पे पावर 4 ही हुआ, या तो ये हुआ। एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं 1/125, तो 1/5 का क्यूब हो रहा है, यहाँ पर 2 पे पावर 0 हो जा रहा है, यानी 1/125 को हम बोल सकते हैं 1/5 का क्यूब। ये केस क्या है इसको समझ लीजिए, यानी कि जो फैक्टर्स होगा कभी भी इसके फॉर्म में होना चाहिए, 2 और 5 के फॉर्म में, ये वाला पार्ट, ठीक है। अगर ये वाला पार्ट नहीं होता है, मान लीजिए कि सिर्फ 2 वाला फॉर्म है, जैसे यहाँ पर 2 का फॉर्म है तो चल जाएगा, यदि सिर्फ 5 वाला फॉर्म है तो चलेगा। लेकिन अब एक दूसरा एग्जांपल ले रहे हैं, यहाँ पर लिख देगा 1/18, या यहाँ पर 1/18 लिखा, तो जैसे ही आप 18 का फैक्टर कीजिएगा तो 2 इंटू 3 का स्क्वायर हो जाएगा, 5 तो आया नहीं, तो क्या ये टर्मिनेटिंग है? 2 तो आ रहा है, नहीं है, क्योंकि 2 के साथ 5 आ सकता है, 2 अकेला रहेगा फैक्टर में, 5 अकेला हो सकता है, दोनों साथ में आ सकते हैं, लेकिन 2 और 5 के अलावा 3 नहीं हो सकता है, या 2 और 5 के अलावा दूसरा नंबर नहीं हो सकता है। क्यों? एक दूसरा नंबर वाला एग्जांपल भी हम ले रहे हैं यहाँ पर आपको, ताकि समझ में अच्छे से आ जाए कि ऐसे मान लीजिए कि सपोज करेंगे हम लोग 7/, ठीक है, 60 लेते हैं, 1/, अब 60 का फैक्टराइजेशन हम मान लीजिए इधर कर रहे हैं साइड में, 60 का फैक्टराइजेशन करने के लिए 2 से किया तो 30, फिर 2 से किया 15, फिर 3 और 5 आ गया, यानी 2 का स्क्वायर 3 पे पावर 1 और 5 पे पावर 1 आ गया। अब ऐसे केसेस में हम क्या करेंगे उसको भी समझना जरूरी था। तो मेरा जो ये 2 का स्क्वायर 3 पावर 1 5 पावर 1 है, इसको समझ लेने के लिए क्या हालत है इसको समझिएगा कि 60 में 2 तो आया, 2 तो मेरे पास आया, लेकिन 2 के साथ 5 भी आया लेकिन 3 आ रहा है, तो इस केस में भी टर्मिनेटिंग नहीं होगा। यानी टर्मिनेटिंग होने के लिए ओनली द फैक्टर ऑफ 2 पे पावर m और 5 पावर n और बोथ, आइदर 2 पे पावर m और 5 पावर m और द बोथ पार्ट, यानी कि दोनों हो जाए, अकेला दोनों हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, दोनों साथ में भी हो सकता है, लेकिन दोनों के साथ तीसरा कुछ नहीं होना चाहिए। ये हुआ टर्मिनेटिंग का पूरा रिकैप कंसेप्ट, जिसको हम आपको पिछले 9th क्लास में आप पढ़े हैं। अब एक सवाल ले लेते हैं, ये कहता है कि विदाउट एक्चुअल डिवीजन, बिना डिवीजन किए बताइए कि टर्मिनेटिंग है या नहीं है। अब आप जानते हैं ये जो मेरा फैक्टर दिया हुआ है, ठीक है, इस तरह से लिखा हुआ मिलेगा, यानी कि आपको ऐसे करके नंबर लिख देगा, ठीक है, यहाँ पर 1000 कर देगा, इसी को हमने यहाँ पर इसको फैक्टर किया हुआ है, रखा था करके कि आपको समझाना है उस टाइप में। तो जब आप 1000 का फैक्टराइजेशन करिएगा तो यही वाला पार्ट जो है, ये वाला पार्ट आपको मिल जाएगा, यानी कि 1000 में 2 का स्क्वायर 4 और ये यहाँ पर 5 का क्यूब है, मान लीजिए ये 4 हम गलत लिख दिए, 1 मिनट रुकिए, यहाँ पर मेरा जो फैक्टर होगा वो होगा नहीं 1 मिनट गलती हो गई, ये जो पार्ट है 31/4 गुना 125 यानी 31/500 का है, ठीक है। तो ये 500 का जब आप फैक्टराइज कीजिएगा तो इसी केस में ये वाला पार्ट आपको मिलेगा। यानी कहने का अर्थ है कि यह जो पार्ट है इसका हम बिना डिवीजन किए बता दिए कि यह जो इसका फैक्टर है नीचे वाला पार्ट, ये नीचे वाला पार्ट ही हमारे लिए बता देगा कि ये टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर है या नहीं है।
क्योंकि ये केस क्या आ गया 2 पे पावर m और 5 पे पावर n का काम खत्म। ठीक है, एक्सप्रेस एज अ फ्रैक्शन क्या है, फ्रैक्शन के आधार पर। अब देखिए ये तो टर्मिनेटिंग आ गया, अब वो एक सवाल देगा कि फ्रैक्शन फॉर्म में चेंज कीजिए, इस तरह का डिनोमिनेटर डेसिमल पार्ट में आपको दे देगा। ये क्लास आप पढ़ चुके हैं 9th में, हम सिर्फ रिकैप करा रहे हैं, 10th में भी थोड़ा थोड़ा पढ़ना है। यानी कि ये जो क्वेश्चन दिया है x बराबर 0.32, इसको हमको चेंज करना है। तो लेट x इक्वल टू इतना, देन x को थोड़ा सा इलेबोरेट करेंगे, 32 कर दिया। अब इसको 10x कीजिएगा तो एक 3 इधर आ जाएगा, 3.2 32 फिर इसको 100x कर रहे हैं तो 32.3232। अब यहाँ पर देखने वाली बात है क्या, ये है मेरा इक्वेशन 1, ये है मेरा इक्वेशन 2 और ये है मेरा इक्वेशन 3। हमने 3 बार क्यों लिया है? आप बोलेगा सर एक बार 2 बार में तो हो जाएगा। नहीं, देखिए लेने के पहले आपको समझाना था एक स्टेप यहाँ पर कि जब हम x को इलेबोरेट किए इस तरह से, तो नेक्स्ट जब हम इसको 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो मेरा 3.2323 आ रहा है। जहां पर देखने वाली बात है कि जो वैल्यू है मेरा 32 और यहाँ 23 हो रहा है, तो इस दोनों का हम डेसिमल सेम नहीं होने के चलते हम उसको फ्रैक्शनल पार्ट में चेंज नहीं कर सकते हैं। तो किसका किसका डेसिमल चेंज हो रहा है बाबू? तो 32 में ये दोनों पार्ट का डेसिमल चेंज हो रहा है। यानी कहने का अर्थ है कि यहाँ पर जो 32 है और ये वाला जो पार्ट है, यानी इक्वेशन 3 में इक्वेशन 1 को हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। यानी 100x माइनस x इक्वल टू 32.32 माइनस 0.32, 99x इक्वल टू 32, x इक्वल्स टू 32/99। अब कुछ लोग बोलेंगे कि सर इसको डायरेक्ट आप काहे नहीं कर दिए 100 से? तो देखिए हमको पता है कि 2 डेसिमल का रेकरिंग है यहाँ पर, तो 100 से करेंगे तो डायरेक्ट हम यहाँ पहुंच जाएंगे। लेकिन यदि आपको याद नहीं है या आप भूल गए हैं या कंफ्यूजन है तो आपको इस तरह से ही करना चाहिए। तो इस तरह से 2 पार्ट का सवाल मेनली हम आपको यहाँ पे बता दिए। इस पे बहुत सारा क्वेश्चन है, क्लास 10 के रैशनल नंबर में भी एक चैप्टर एक्सरसाइज दे दिया है, उसको आप बनाइएगा, रिव्यू है, क्लास 9 में बनाए होंगे अच्छे से, तो आपको एकदम आराम से बनेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इन दोनों का हमने आपको कंसेप्ट के साथ एक एक सवाल बताया है कि इस टाइप का क्वेश्चन आपको बनाना है, जो कि यहाँ पर कंप्लीट हो गया मेरा रैशनल नंबर का पार्ट। इसमें हमने आपको यहाँ पर बताया कि इस तरह से हम चेक कर सकते हैं टर्मिनेटिंग क्या होगा। टर्मिनेटिंग के बाद जो है हमारा यहाँ पर जो एक पार्ट था, इसमें ये देखिए, ये रिपीटिंग वाले पार्ट को हमने अभी नहीं बताया, तो आप रिपीटिंग वाले पार्ट पर अब ध्यान दीजिए। टर्मिनेटिंग का तो पार्ट हो गया, ठीक है, अब इररेशनल नंबर है अगले में, तो टर्मिनेटिंग वाले पार्ट को हम यहां पर बताते हैं। देखिए माफ कीजिएगा, मिस्टेक हो गया बोलने में, टर्मिनेटिंग नहीं होगा बाबू, रिपीटिंग होगा। अब रिपीटिंग वाले पार्ट में क्या है, जैसे 1/3 एक नंबर लिया, रिपीटिंग जो रैशनल नंबर होता है उसमें नॉर्मली टर्मिनेट नहीं होता, कटता नहीं वैल्यू, हम इसको डिवाइड करते हैं। चलिए हम डिवाइड कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं इस तरह से, तो 3 3 जा 9 होता, लेकिन कब होगा, जब यहाँ पर 10 होता। तो 10 तो है नहीं, 10 है नहीं है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, पॉइंट लेके सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि हम डेसिमल फॉर्म पढ़ रहे हैं। देखिए तो 0 लग जाएगा पहले ही फॉर्म में, 3 से 1 नहीं लगेगा, तो 10 लगाया, फिर 3 बार में जब डिवाइड किया तो 3 3 जा 9, देन फिर 10 आया, फिर 3 लगा रहे हैं तो 9, फिर 10 आया, फिर 3 लगा रहे हैं तो 9, फिर यहाँ पर 3 आया, तो दैट मीन्स 0.333333 चलता रहेगा। तो किस पॉइंट से ये रेकरिंग घूम गया, तो 0.3 पे बार दिए, या हम 0.3 पे रेकरिंग का सिंबल दिए कि 3 से ये पार्ट आगे की ओर जा रहा था। हमने आपको वहां पर एक सवाल भी बताया कि इस टाइप का क्वेश्चन देगा तो उसको इस टाइप के फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे, इसको भी करके दिखा देते हैं यहीं पर हम आपको।
कि x बराबर दे दिया कि 0.33 है, x निकाल लीजिए 0.3 पर 2-3 बार लिख दीजिए, इक्वेशन 1 हो गया। फिर इसको 10x कर दीजिए तो 3.3333 2 हो गया। अब आप इसको जब घटाइएगा तो 9x होगा इसमें ही, और यहाँ पर 3 हो गया। तो x बराबर क्या हो गया 3/9, दैट मीन्स 1/3। तो देखिए यही पार्ट घूम के यहाँ पहुंच गया। तो रिपीटिंग का जो थ्योरी था वो हम आपको बता दिए। रिपीटिंग में पीरियोडिकली जो होता है, यहाँ से क्या हो रहा था, ये रिपीट कर रहा था, एक ही लगा के इसके ऊपर रेकरिंग दे दिए। तो ये हो गया रिपीटिंग का केस। ठीक है, आगे चलते हैं। इसके बाद हम लोग रिपीटिंग और टर्मिनेटिंग पढ़ लिए, सारा रैशनल नंबर आपका क्लियर होगा। अब यहाँ से पार्ट चेंज हो गया इररेशनल नंबर पर। इररेशनल नंबर क्या होता है, इसी पर फोकस करना है। 2 क्वेश्चन इससे रहेगा कि द नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन अ डेसिमल फॉर्म आर एक्सप्रेसिबली एज नॉन टर्मिनेटिंग, यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग कहलाता है, और नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स आर नोन एज अ इररेशनल नंबर। वो सब क्या कहलाते हैं, इररेशनल नंबर कहलाते हैं। जिसमें टाइप 1 क्या है, अब टाइप 1 कैसा होगा देखिए, हम इधर लिखते हैं। टाइप 1 इसका जो है वो इस तरह का होगा 0.101001000000, यानी कि इस टाइप का नंबर जो है आप कहीं नहीं पढ़े हैं। इसमें दूसरा मेथड बताता है 0.1 0 1 1 0 1 1 1 0 4 times 1 0 5 times 1 0। इस टाइप का नंबर आप कहीं पढ़े हैं, ABCD कभी नहीं पढ़े, इस टाइप का नंबर नहीं है। दूसरा इसमें और एक पार्ट बताते हैं 2.1 2.1 2 1 2 2 1 2 1 4 times 2 1 5 times 2। इस तरह का नंबर हम लोगों ने नहीं पढ़ा है, ये सब नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग नंबर है। इसी में टाइप 2 ऑल परफेक्ट, ऑल नंबर्स दैट इज टाइप 2 है ये, दैट इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। जितना भी परफेक्ट स्क्वायर है वो सब इररेशनल नंबर है। एग्जांपल के लिए देखिए √2, √3, √7, √11। आगे का पार्ट चलते हैं। तीसरा में ऑल नंबर्स दैट इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब। अब यहां पर क्या होगा, परफेक्ट क्यूब में 7 का क्यूब रूट, 2 का क्यूब रूट, 5 का क्यूब रूट, 20 का क्यूब रूट, इस तरह का जितना नंबर है वो सारा नंबर इररेशनल के फॉर्म में है। तो इररेशनल का कंसेप्ट यहां पर खत्म हो गया। इसके बाद जो पार्ट है वो है एक थ्योरम कि प्रूव दैट √2 एज अ इररेशनल नंबर। तो इररेशनल नंबर नहीं है, उसके लिए हम क्या करेंगे, प्रूफ करते हैं। देखिए कहता है पॉसिबल, यदि पॉसिबल हो तो मान लीजिए कि √2 एक रैशनल नंबर है। अब जब √2 एक रैशनल नंबर होगा तो उस केस में √2 को हम रैशनल नंबर के तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जो यहाँ हमने किया हुआ है पहले से ही। आप बोलेंगे सर लिखा हुआ, हमने इसलिए लिख दिया कि समझाना है आपको ना, ताकि आप समझ जाएंगे तो स्टेप आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा। एक सवाल इसी तरह का, सारा सवाल जितना भी कहेगा इररेशनल वाला सब इसी तरह बनता है, चेंज नहीं होता कुछ। तो दोनों तरफ क्या किया, पहले स्क्वायर किया। तो जब स्क्वायर किया तो 2b² = a का स्क्वायर आया। अब इस पूरे स्टेप को फिर से हम एक बार बता दें, समझ लीजिए आप आराम से। क्या कि जब यहाँ पर हमने √2 को क्या किया कि एक रैशनल नंबर माना, रैशनल नंबर मानने के बाद रैशनल रिप्रेजेंट किया, दोनों साइड स्क्वायर किया, तो इस तरह का फॉर्म हुआ। अब क्या कहता है कि 2b में अगर हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो यहां पर a बचेगा, तो 2 मेरा कट जाएगा, b² = a² या b बराबर a का केस होगा। ये तो सॉल्व करने पर हो रहा है, लेकिन इसमें जो मेन बात है जो समझना है
ये तो ऐसे हमने लिखा था, आपको समझने वाली बात पर चलिए। कहता है कि यदि 2b बराबर a स्क्वायर यानी a बराबर 2b है तो a और b का एक ही कॉमन फैक्टर होगा इस केस में, यहां पर जब हम रैशनल नंबर माने तो। क्योंकि रैशनल नंबर को जब भी हम रिप्रेजेंट करते हैं तो सिंपलेस्ट फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, आप भी जानते हैं। जैसे 7/11 लिखते हैं तो इसका कॉमन फैक्टर क्या है, 1 है। 1 के टेबल में 7 भी आता है और 11 भी आता है, उसके अलावा ये दोनों किसी टेबल में नहीं आते हैं, तो सिंपलेस्ट फॉर्म में रैशनल नंबर लिखते हैं। तो यहाँ पर भी a और b है मेरा, उसका सिंपलेस्ट फॉर्म जो होगा दोनों में कॉमन फैक्टर 1 होगा। यानी कि a और b के अलावा a और b का जो है, माफ कीजिएगा, a और b का जो है कॉमन फैक्टर जो है वो सिर्फ 1 है। यहां पर ये माना हुआ है। क्यों माना हुआ है? क्योंकि रैशनल नंबर ऑलवेज शुड बी द रिप्रेजेंट इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। बट यहां पर जो हम केस आ गया मेरा, इसको 2 मान करके, यानी कि 2b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर में, इस स्क्वायर को भी हम थोड़ा देर अगर हटा दें तो a बराबर 2b का जो फॉर्म है, अब देखिए पहले केस में हम बोले कि a और b का कॉमन फैक्टर 1 है, और यहां पर जो रिजल्ट हमको आ रहा है a और b का कॉमन फैक्टर यहां पर 2b आ रहा है ना। यानी a और b के बीच में एक और कॉमन फैक्टर आ गया 2। अब बोलिएगा सर कैसे, हम इसको समझ नहीं पाए। तो यहां पर देखिए, यदि a बराबर ट्वाइस b है और a और b का एक ही कॉमन फैक्टर है 1, जो कि रैशनल के केस में सिर्फ होता है। अब अगर a का वैल्यू 1 b का वैल्यू अगर हम 1 रखते हैं तो a क्या होगा, a बराबर 2 हो जाएगा। 1 और 2 का कॉमन फैक्टर तो 1 है, समझ में आ जाता है। लेकिन अगर b का वैल्यू 2 रखते हैं तो a का वैल्यू 4 हो जाता है, और 2 और 4 में कॉमन फैक्टर 2 आ गया। तो यानी कि चेंज हो रहा है। अगर हम b का वैल्यू 3 रख देंगे तो a का वैल्यू 6 हो जाएगा। अब 6 और 3 में कॉमन फैक्टर 3 हो रहा है, तो हर एक केस में कॉमन फैक्टर चेंज होने लगा। इसका मतलब जो हम माने हैं ना, हमारा जो पॉसिबिलिटी माना हुआ है वो सब गलत है। और जैसे ही ये बात गलत होगा तो √2 इर्रेशनल नंबर हो गया, काम खत्म। इस पे ज्यादा सोचना नहीं है। आपकी किताब में बहुत सारा बना हुआ है, बहुत स्टेप लिखता है, कुछ नहीं है। इसका पार्ट में देखिए, एक पार्ट हम फिर से आपको वीडियो बताते हैं। क्या हुआ कि 1 मिनट, क्या हुआ कि एक √2 है, इर्रेशनल है, तो इसको बोला कि ठीक है इसको रैशनल मान लो। मान लेंगे तो क्या होगा, रिप्रेजेंट होने लगेगा रैशनल फॉर्म में। अब क्या बोला कि इसका स्क्वायर कर दीजिए, तो हम स्क्वायर कर रहे हैं अगले स्टेप में। स्क्वायर करने के बाद 2 बराबर a स्क्वायर बाय b स्क्वायर हुआ। अब इस टाइप के हिसाब से a स्क्वायर बराबर 2b स्क्वायर यहां तक रुकते हैं। जब हम यहां पर रिप्रेजेंट कर रहे थे कि √2 बराबर a b, तो इस केस में a एंड b का जो कॉमन फैक्टर है वो 1 है, क्योंकि रैशनल नंबर को सिंपलेस्ट फॉर्म में हम रिप्रेजेंट करते हैं। यही यहां पर कहना है। लेकिन यहां वाले केस में देखिए, यदि 2 रख दें a की जगह पर, माफ कीजिएगा b रख दें, a स्क्वायर बराबर 2, अब b का मान 2 रख देते हैं। 2 का स्क्वायर जैसे ही रखिएगा तो ये 8 हो गया, यानी कि b हो गया 2 तो a हो गया 8। तो b 2 रखे थे, अब a 1 रख के देख लीजिए। दूसरे केस में a का स्क्वायर बराबर 2b में a स्क्वायर बराबर 2, b का मान 1 रख देते हैं, ये फिर 2 हो जाएगा। a स्क्वायर बराबर a बराबर √2 हो गया। अब 1 जब रख रहे हैं तो √2 हो रहा है, और जब हम b का वैल्यू 2 रख रहे हैं तो 8 हो जा रहा है। 3 भी रखिए, a स्क्वायर बराबर 2b स्क्वायर, तो a स्क्वायर बराबर 2, b का वैल्यू 3 का स्क्वायर, a स्क्वायर इक्वल्स टू 2 इंटू 9, a स्क्वायर बराबर √18, a बराबर √18 का मान हो जाएगा 3√2। अब देखिए जब हम 3 रखते हैं तो b का वैल्यू a का वैल्यू 3√2 हो जा रहा है। तो कॉमन फैक्टर यहाँ पर 3, यहाँ पर 2, यहाँ पर 1। तो हर एक केस में अगर ये बदलने लगेगा को फैक्टर इसका, तो इसका मतलब ये रैशनल नंबर नहीं है। जब रैशनल नंबर नहीं है तो इसका मतलब हम जो माने हैं वो क्या है, पूरा गलत है। इसीलिए √2 क्या है, इर्रेशनल नंबर है। 3 के साथ भी हो सकता है, 2 + √5 के साथ भी हो सकता है, कहीं पर भी हो जाएगा, आपको प्रॉब्लम
नहीं होगा। तो आज हमने क्या पढ़ा, आज हमने पढ़ा कि रैशनल क्या होता है, रैशनल का पूरा डिटेल सवाल बनाया उस पर टर्मिनेटिंग रिपीटिंग का। और इसके बाद हमने पढ़ा इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर बहुत इजी है, कम है, आप आराम से बना सकते हैं, लेकिन चैप्टर का जो फर्स्ट पार्ट है उस पर ज्यादा फोकस करना है, जिसका क्वेश्चंस हम अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर ये चैप्टर खत्म है। अब क्वेश्चंस बताएंगे आपको, 10 से 15 क्वेश्चन इस चैप्टर का हम टोटल बताएंगे, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगर आप उसको पढ़ लेते हैं तो बहुत मजा आएगा।